इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन तो होता ही है ना? लगता है जैसे कोई मुश्किल पहेली हो। पर असल में ये हैं क्या? तो चलिए आज इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे एक एक ब्लॉक जोड़कर कोई चीज बनाई जाती है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम 5 स्टेप्स में पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि किसी देश की इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड होता क्या है। फिर जीडीपी और जीएनपी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कि मशीनों की टूट फूट का हिसाब रखना क्यों जरूरी है। और आखिर में हम उस सवाल का जवाब देंगे कि असल में राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही है, भारत जैसे इतने बड़े और विशाल देश की आर्थिक सेहत को कोई कैसे नापेगा? इसकी शुरुआत कहां से होती है? सोचिए ये कितनी बड़ी चुनौती है, पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों को सिर्फ एक नंबर में समेट देना। असल में जितने भी ये आर्थिक इंडिकेटर्स हैं ना, वो इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए बनाए गए हैं। और देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है। भारत में तो इसकी कोशिशें 150 साल से भी ज्यादा समय से चल रही हैं। 1868 में दादा भाई नौरोजी के पहले प्रयास से लेकर आज के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ तक ये सफर लगातार चलता रहा है। तो इस कहानी का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक है वो है जीडीपी। ये एक ऐसा टर्म है जो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है, सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, इस परिभाषा में ना 2 बातें पकड़ना बहुत जरूरी हैं। पहला है अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, और दूसरा देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कार, हम कार की कीमत तो गिनेंगे, लेकिन उसके टायर या स्टील की अलग से नहीं, क्योंकि वो तो कार की कीमत में पहले से ही शामिल है। और दूसरी जरूरी बात, ये सब कुछ देश की बाउंड्री के अंदर बनना चाहिए। तो सबसे अहम बात यही है, जीडीपी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि उत्पादन कौन कर रहा है, भारतीय या विदेशी। उसे सिर्फ एक चीज से मतलब है कि उत्पादन कहां हो रहा है। अगर वो भारत की जमीन पर हो रहा है तो वो भारत की जीडीपी में गिना जाएगा। सीधी सी बात है, लोकेशन इज द की। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में जब 2 देशों की इकोनॉमी को कंपेयर किया जाता है तो सबसे पहले जीडीपी का ही नंबर देखा जाता है। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। चलिए अब अपने अगले बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हम जगह की बात कर रहे थे, अब जरा फोकस बदलते हैं। क्या होगा अगर हम जगह की बजाय लोगों पर यानी देश के नागरिकों पर ध्यान दें? ये स्लाइड जीडीपी और जीएनपी के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। जीडीपी का फोकस है देश की बाउंड्री पर, जबकि जीएनपी का फोकस है देश की नागरिकता पर। मतलब जीएनपी ये देखता है कि देश के नागरिकों ने कुल कितना कमाया, चाहे वो देश के अंदर कमाया हो या दुनिया में कहीं भी। तो जीडीपी से जीएनपी तक पहुंचना समझिए बिल्कुल आसान है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले जीडीपी को ले लीजिए। अब इसमें वो पैसा जोड़ दीजिए जो भारतीय नागरिक विदेशों से कमाकर भेज रहे हैं। मतलब कोई अमेरिका में काम कर रहा है, कोई दुबई में, उन सब के इनकम। और फिर इसमें से वो पैसा घटा दीजिए जो विदेशी लोग भारत में कमा रहे हैं। बस जो निकल कर आया वही है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी। और इसका इस्तेमाल भी होता है। जो आईएमएफ है वो जब परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है तो वो जीएनपी को ही आधार बनाता है। और आपको जानकर शायद अच्छा लगे कि इस पैमाने पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए अब कहानी में एक और परत जोड़ते हैं। अब तक हमने ग्रॉस यानी कुल उत्पादन की बात की, लेकिन असल दुनिया में चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हमें इस बात का भी हिसाब रखना पड़ता है कि उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले औजार और मशीनें हमेशा के लिए नहीं चलती। इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारी गाड़ी या मोबाइल फोन समय के साथ पुराने होते हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है ना? बस ठीक वैसे ही देश की फैक्ट्रियों में लगी मशीनें भी काम करते करते घिस जाती हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी घिसावट को डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहते हैं। तो जब हम अपनी कुल कमाई यानी जीडीपी में से इस टूट फूट के खर्च को निकाल देते हैं तो हमें जो मिलता है वो है नेट या शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी। लेकिन इसमें एक पेच है, हर देश की सरकार ये घिसावट की दर अलग अलग तय करती है, इसलिए एनडीपी का इस्तेमाल देशों को आपस में कंपेयर करने के लिए नहीं हो पाता। और जब यही काम हम जीएनपी के साथ करते हैं,
मतलब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तो हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी। और ये अब तक का हमारा सबसे साफ और सबसे सटीक आंकड़ा है, जो नागरिकों की कमाई और साधनों की घिसावट दोनों का हिसाब रखता है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। हमने जीडीपी से शुरू किया, जीएनपी को समझा और फिर डेप्रिसिएशन को भी शामिल किया। अब सवाल ये है कि इन सब में से कौन सा आंकड़ा है जिसे हम असल में देश की राष्ट्रीय आय कह सकते हैं? और जवाब है एनएनपी। जी हां, आधिकारिक तौर पर नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही किसी भी अर्थव्यवस्था की नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे साफ और शुद्ध तस्वीर दिखाता है। तो आखिर एनएनपी ही क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल है। ये न सिर्फ हमारे नागरिकों की अंतर्राष्ट्रीय कमाई को जोड़ता है, बल्कि ये उस कमाई को पैदा करने में जो मशीनें घिस गईं, उनकी लागत को भी घटाता है। इसीलिए इसे आय का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। और सबसे जरूरी बात, इसी से देश की प्रति व्यक्ति आय भी निकाली जाती है। प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम, ये वो आंकड़ा है जो हमें बताता है कि देश में औसतन हर एक व्यक्ति कितना कमा रहा है। और इसे निकालने का तरीका भी सीधा है। देश की कुल नेशनल इनकम यानी एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग दे दीजिए। तो देखिए, किसी भी इकोनॉमी का साइज जानना एक बात है, लेकिन एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है। ये जो बड़े बड़े आंकड़े हैं, ये उस देश में रहने वाले आम लोगों की जिंदगी के बारे में, उनकी खुशहाली के बारे में असल में कितना बताते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इन नंबरों से कई ज्यादा गहरा है। जय हिंद, जय बिहार। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।